हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डिटेल्ड में और साथ ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कराई जाती है। और साथ ही ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो अगर आप चाहें तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चलिए और समय खराब ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अमन की आय भानु की आय से 60% कम है, यानी कि अमन है और भानु है। और अमन की आय जो है भानु की आय से 60% कम है। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि अगर भानु की आय 5 है तो अमन की आय से 3 कम होगी, यानी कि 2। ये हो गया इनका इनकम का रेशियो। अब हमसे कहा गया है अमन का व्यय भानु के व्यय के 60% के बराबर है। अगेन 60%, यानी कि 3/5, यानी कि भानु का जो व्यय है 5 है तो अमन का जो व्यय होगा वो इस बार 3 हो जाएगा, यानी कि ये इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा। ये आ गया आपका इनकम का रेशियो, ये आ गया इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी गई है, यदि अमन की आय भानु के व्यय के 70% के बराबर है तो हमें बताना है कि अमन और भानु की जो बचत है यानी कि सेविंग, उनका जो रेशियो है वो कितना होगा। कंडीशन में हमसे कहा गया है जो अमन है उसकी जो इनकम होगी वो 70% होगी। भानु के 70% का मतलब है 7/10, यानी कि अमन की जो इनकम है और जो भानु का एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो निकल के आ जाएगा 7:10। बस जो हमें ये कंडीशन दी गई है उसको हमें यह वेरीफाई करवाना है। तो हम क्या करेंगे, अमन की इनकम को 7 बनाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हमें जो भानु का एक्सपेंडिचर है उसे 10 बनाना है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो नया रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 7, और ये हो जाएगा 7×5 = 35/2। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5×2 = 10। और आपको पता ही होगा जो सेविंग होती है वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बस हम यहाँ इनको डायरेक्ट घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 35/2 - 10, यानी कि ये हो जाएगा 10×2 = 20। तो 35 में से 20 जाएगा तो बचेगा आपका 15 / 2, ये आ जाएगा रेशियो में। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2:15, और यही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से जो अनुपात है वो 4:3 हो जाता है। प्रारंभ में समूह में लड़कों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जो ये ग्रुप है इसमें टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी है, और जो स्टार्टिंग का रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो हमें दिया हुआ है 7:6। तो टोटल हो जाएगा ये 6 + 7, यानी कि 13। तो जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में केवल एक ही है, ऑप्शन सी, जो कि 13 का मल्टीपल है, तो यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 या 3 ऐसी वैल्यूज़ मिल जाएँ जो कि 13 का मल्टीपल हो, तब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करेंगे और थोड़ा एडवांस तरीके से भी करेंगे। तो हम इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो समूह में लड़के और जो लड़कियां हैं उनका रेशियो जो है 7:6 है। तो हम मान लेते हैं जो बॉयज़ हैं वो 7x हैं और जो गर्ल्स हैं वो 6x हैं। फिर हमसे कहा गया है कि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 4 लड़के जो हैं समूह में शामिल हो गए, और 3 जो लड़कियाँ हैं वो समूह से चली जाती हैं, तो उनका जो रेशियो है वो 4:3 हो जाता है। तो बस अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7×3 = 21, और ये हो जाएगा 6×4 = 24, यानी कि 3x। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4×3 = 12, और 4×3 = 12, यानी कि प्लस का 24। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इनिशियल टोटल लोग हैं वो कितने हैं। तो ये हैं 6 और प्लस 7, यानी कि 13। तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 13×8 = 104, और यही इसका आंसर होगा। अब इसको हम थोड़ा एडवांस तरीके से करेंगे, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या होगा कि जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो हमें इनिशियल दे रखा है 7:6, और जो फाइनल रेशियो है हमें दिया गया है 4:3। और इसमें जो है 4 बॉयज़
आए हैं और 3 गर्ल्स चली गई हैं। अब हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है और इनका जो डिफरेंस लेना है वो पॉजिटिव लेना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती तब भी हम डिफरेंस पॉजिटिव ही लेते, और अगर दोनों नेगेटिव होती तो हम तब भी डिफरेंस इसका पॉजिटिव ही लेते। और यहाँ पर एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब भी हम इनका डिफरेंस पॉजिटिव ही लेंगे। ये हो जाएगा 7 तियाँ 21 और 6 चौक 24, यानी कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12। जो इनका डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 12 माइनस में माइनस का 12, यानी कि 3 की वैल्यू हो जाएगी 24 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमसे पूछा गया है कि इनिशियल कितने लोग थे, तो 6 और 7 13, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 13 की, ये आ जाएगा हमारा 104, और यही इसका आंसर होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है। 15% और P% की लगातार 2 छूट के बाद इसे 566.10 रुपये में बेचा जाता है, तो हमें बतानी है P की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से वैल्यू ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं 570। अब इनका जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो हो गया है 740 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस वो हो गया है 570 रुपये। तो इनका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 740 माइनस 570, यानी कि 170 रुपये। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम, डिस्काउंट परसेंटेज में निकालेंगे, तो जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, डिवाइड कर देंगे 740 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1700 डिवाइडेड बाय, इसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 75, तो ये हो जाएगा हमारा 25 तियाँ 75 और 25 चौक 100, यानी कि 17 चौके 68 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, यानी कि अप्रॉक्स निकल के आ गया ये 23%, यानी कि जो इनका ओवरऑल डिस्काउंट है वो आ गया है लगभग 23%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन से पहले 5 ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 15% और 5%, इसका हम नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट के लिए इसका नेट इफेक्टिव हो जाएगा माइनस का x माइनस का y प्लस का x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। बस अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं 15% और 5%, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 20% और ये हो जाएगा प्लस का 15 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, लेस देन 20 आ जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो हम अगला ऑप्शन ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 15 और 10, यानी कि माइनस का 25 और प्लस का 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, यानी कि माइनस का 25 और प्लस का 1.5, तो ये आपका निकल के आ गया 23.5%, और यही इसकी सबसे अप्रॉक्स और क्लोज वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम यदि 15 को लेंगे तो जो इनके बीच का डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 20 लेंगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो सबसे क्लोज आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा है x डिवाइडेड बाय y और हमें दी गई है ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो हमें बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा जो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, जो कि हो जाएगी y डिवाइडेड बाय x। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू में 2। और आपका जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आधार 2xy। तो यानी कि जो लंब है वो आपका निकल के आ जाएगा, जब आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि आपका जो साइन थीटा है वो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसका प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और कर्ण हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम देख लेते हैं दूसरा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बैंकिंग में काफ़ी फास्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और इसमें जो लगेगा वी बॉड मास रूल लगेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो ये आपका निकल के आ जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ये हो जाएगा आपका प्लस का a इंटू बी यानी कि 2x। और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर x की पावर 3 है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। तो इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो हम दो के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटाकर -1 आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 और 1, यहाँ हम 2 को माइनस कर देंगे तो -2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा ये माइनस का 1, और इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, जो कि हो जाएगा। तो जो इनके फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा इंटू में, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि यहाँ हम ले सकते हैं 1 और 1। तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1। और अब हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इसके जो फैक्टर बन सकते हैं वो बन सकते हैं ये 5 और ये 1, यहाँ माइनस कर देंगे तो -5 प्लस 1 यानी कि -4 और -5 इंटू 1 यानी कि हो जाएगा -5। तो इसके जो फैक्टर निकल के आ जाएंगे वो हो जाएंगे x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब इंटू कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 5, डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पर x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास केवल बचेगा ये 1/2, जो कि इसका आंसर होगा। अरुण और बादल एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को d दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए अरुण को 8 + d दिन लगते हैं और बादल को उसी कार्य को पूरा करने में 18 + d दिन लगते हैं। तो अरुण 4 दिनों के लिए कार्य करता है, तो शेष कार्य अकेले बादल द्वारा पूरा किया जाएगा कितने समय में। तो यहाँ हमें दिया गया है जो ये दोनों हैं वो किसी कार्य को d दिन में करते हैं, लेकिन जो अरुण है वो उसी कार्य को 8 दिन ज़्यादा में करता है और जो बादल है वो उसी कार्य को 18 दिन ज़्यादा में करता है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी जो d की वैल्यू हो जाएगी √ में अरुण द्वारा एक्स्ट्रा दिन में किया गया कार्य इनटू बादल द्वारा एक्स्ट्रा दिन में किया गया कार्य, यानी कि √ में आ जाएगा आपका 8 × 18 और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू यहाँ आएगा 2 यानी कि 18 दूनी 36। तो √ से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएंगे 2 × 6 यानी कि 12 दिन। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में जो अरुण है उसके डेज मिल गए, ये हो गया 12 + 8 यानी कि 20, और जो बादल है उसका हो जाएगा 18 + 12 यानी कि 30। तो इनका जो टोटल काम है वो हो जाएगा 60, और ए की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 3 और जो बी की एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 2। अब हमसे कहा गया है कि अरुण जो है 4 दिन के लिए काम करता है, यानी कि जो ये अरुण है ये 4 दिन तक काम करता है, तो ये कर लेगा 12 यूनिट काम। और फिर हमसे कहा गया है कि जो बचा हुआ काम है यानी कि 60 में से 12 गया तो बचता है 48, तो ये जो करेगा बादल करेगा। तो बादल कितने दिन में करेगा, एक दिन में बादल करता है 2 यूनिट काम, तो जो 48 यूनिट काम है वो करेगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा बादल द्वारा बचा हुआ शेष कार्य कितने दिन में, 2 दूनी 4 2 चौक 8 यानी कि 24 दिन में। यानी कि जो बादल है वो बचा हुआ कार्य करेगा 24 दिन में।
त्रिभुज ABC में कोण B 68 डिग्री है और कोण C 32 डिग्री है, यानी कि एक ट्रायंगल है। ये आपका हो जाएगा A, ये होगा B और ये हो जाएगा C। कोण B हमें दिया गया है 68 डिग्री है और कोण C हमें दिया गया है 32 डिग्री है। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भुजा AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है, यानी कि जो ये AB है इसको बढ़ाया गया है D तक और जो ये AC है इसको बढ़ाया गया है E तक। फिर हमसे कहा गया है कि कोण DBC और कोण BCE के समद्विभाजक जो हैं वो F पर मिलते हैं, यानी कि DBC और BCE जो इनके समद्विभाजक हैं, यानी कि कोण B का जो ये बाइसेक्टर है और जो ये कोण C का जो बाइसेक्टर है ये आके मिलते हैं F पर। तो हमें बताना है BFC का मान कितना होगा, यानी कि BFC का मान कितना होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो ये F है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। ये कोण B और कोण C के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अगर ये अंदर की तरफ होते तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स होते, कोण B और कोण C के। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम बेसिक से कर सकते हैं या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की जो थ्योरम है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा कोण F हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस में कोण A डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें यहाँ चाहिए कोण A की वैल्यू। तो कोण A कितना हो जाएगा, यह है 68 प्लस 32, यानी कि ये हो जाएगा 100। और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो 90 में से 40 गए तो कितना बचा 50 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। अब हम इसे बेसिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें दे रखा है 68 डिग्री और ये पूरी एक लाइन जा रही है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 में से 68 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 112 डिग्री। और ये है कोण B का जो है बाइसेक्टर है, यानी कि इनको दो समान भागों में डिवाइड कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा 112 का हाफ, यानी कि 56 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 56 डिग्री। सेम इसी तरह यहाँ पर ये 32 डिग्री है तो 180 में से 32 चले जाएगा तो हमारे पास बचेगा 148 डिग्री, और 148 डिग्री का कितना होगा हाफ, 74 डिग्री, यानी कि ये 74 हो जाएगा और ये भी 74 डिग्री हो जाएगा। और जो ये तीनों कोण हैं इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपके पास 56 है, 74 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है। वह मेजों को 10% लाभ पर और कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने का कुल लाभ 2,080 रुपये है तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है जो मेज है यानी कि टेबल, उसका जो प्रॉफिट है वो है 10%, और जो कुर्सियां हैं यानी कि चेयर्स, उनका जो प्रॉफिट है वो है 20%। और हमें दिया गया है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 2,080 रुपये, और इनका जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है 15,400 रुपये। तो इनका जो है हम ओवरऑल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2080 डिवाइडेड बाय 15,400 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 0 4 0, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपका 1040 डिवाइडेड बाय 77%, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1040 डिवाइडेड बाय 77%। यहाँ 0 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम पूरे में मल्टीप्लाई करवा देंगे 77 से, तो ये आ जाएगा 77, और ये आ जाएगा आपका 154, और ये हो जाएगा आपका 104। बस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 50 और ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 27, ये आ जाएगा इनका रेशियो। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें ये नहीं पता होता है कि जो रेशियो निकला है किस चीज़ का निकला है, क्योंकि एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं।
तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि ये रेशियो किस चीज़ का है। यहाँ हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जो भी रिस्पेक्ट में वैल्यू होती है वही यहाँ पर रेशियो होता है, यानी कि ये इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा इनके कॉस्ट प्राइस का। किसका? ये हो जाएगा टेबल का और ये हो जाएगा चेयर का। तो ये टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 77 और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। टोटल सीपी ये है 15,400 रुपये। ये हो जाएगा इसका 200 का मल्टीपल। यहाँ पर हम 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ हम 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें इनका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। हमें किसका चाहिए? कुर्सियों का चाहिए। तो कुर्सियाँ कौन सी हैं? ये वाली हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 यानी कि 5,400 रुपये। जो ये 5,400 रुपये है वो 9 कुर्सियों का है। तो जो 5,400 है इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 कुर्सियों का, यानी कि 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 00 यानी कि 1,800 रुपये इसका सही आंसर होगा। जो कि 3 कुर्सियां हैं उनका क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 1,800 रुपये। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -6 है, तो हमें बताना है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3ab कितना होगा। यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम अपनी मर्जी से किसी एक को 0 मान लेते हैं। हम c को 0 मान लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ए बी इज इक्वल टू -6। तो हमें बताना पड़ेगा a3 प्लस b3 की वैल्यू कितनी होगी। तो जो a3 प्लस b3 की वैल्यू होगी वो होती है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, यानी कि जो भी ab का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो ab की वैल्यू कितनी है? 7। ऑप्शन में जो भी 7 से डिविजिबल होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो हम इसको देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्लोज वैल्यू पे जाएंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, यानी कि 7 छिंग 42 का मतलब कितना हो गया? 420। तो 43 में से 20 गए तो कितना बचता है? 13, यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। 59 में से 20 गए तो हमारे पास कितना बचेगा? 39। 7 सत्ते 49, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो 69 में से 20 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 49, और ये 7 से डिविजिबल है। और हमारे पास 73 भी बचा हुआ है, हम उसको भी चेक कर लेंगे। तो 73 में से 20 चले जाएगा तो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा 3 और ये बचेगा हमारा 5। ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन सी, और यही इसका आंसर होगा। और अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम वो भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, और माइनस का 2ab और माइनस का ab हो जाएगा ये माइनस का 3ab। और इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें सभी की वैल्यू दी गई है। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस में 3 इंटू माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 49 प्लस 6 18, तो ये निकल के आ जाएगा 7 इंटू 49 और 18, ये हो जाएगा आपका 67। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको मान लेते हैं ये है 70, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 यानी कि 490, माइनस का 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 21, तो इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9, ये बचेगा आपका 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। और हमें वैल्यू दी गई है पाई की 22/7। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो हमें वैल्यू दी गई है 22/7, इसमें ये हो जाएगा 2 × 11 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही 11 से डिविजिबल हैं, इसलिए हम इससे नहीं करेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है चलिए उसे देख लेते हैं। हमसे कहा गया कि एक शंक्वाकार तंबू है, तो ये बन गया एक शंक्वाकार तंबू
जिसका आधार हमें दिया गया है 66 मीटर है और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 36 मीटर और कैनवस का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर एल, जो कि है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये एल यहाँ ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। और हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये है हमारी 2 पाई आर की वैल्यू, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, तो इंटू में 7 चले जाएगा, ये 22 से कट जाएगा 3 बार, ये निकल के आएगा 7 × 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये निकल के आ गई हमारी आर की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर अब पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो हमें एल मिल जाएगा और उसको यहाँ पर रख देंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एल की वैल्यू यहाँ से अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय करके निकालेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे तीनों का। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर, हाइट यानी कि एच और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। तो रेडियस आपको दी गई है 21/2 और हाइट दी गई है 36 और एल हमें पता नहीं, हम इसको मान लेते हैं x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, ये हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी ये कोई वैल्यू है जो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 7 रेशियो 12 दूनी 24 रेशियो 2x। तो इसका मतलब हो गया ये 7 है, ये 24 है और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से l हो गया, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कर्ण हो गया। और कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। और ये ट्रिपलेट बना रहा है, और ये ट्रिपलेट किस चीज़ का बना रहा है, 7, 24 और 25 का। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 25। हमें पता है हमारे पास जो 7 की वैल्यू है वो है 21/2, जो कि मल्टीपल है 3/2 की, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में वो हो जाएगी 25 × 3/2, यानी कि 25 × 75 डिवाइडेड बाई 2। बस अब हम यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को रख लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 21/2 और एल की वैल्यू हो गई हमारे पास 75/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 × 21, यहाँ हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा 22 गुणा 25 × 75 और 75 का ये हो जाएगा स्क्वायर और नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये 25 चौक 100 यानी कि 100। 22 × 75 का स्क्वायर तो निकालना आता ही होगा, ये हो जाएगा आपका 5 यानी कि 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 7, 7 से एक बड़ी वैल्यू यानी कि 8, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 11 की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगाए 5 दूनी 10 और 11, ये हो जाएगा डिवाइड में 100। 11 से कैलकुलेशन करना आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 0, फिर उनको आपस में जोड़ देंगे यानी कि 5, फिर अगली 2 संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे 7, फिर उसके बाद जो 2 संख्या उनको जोड़ देंगे 3, फिर इन 2 संख्याओं को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 और लास्ट में 1। नीचे कितना है 100, तो यहाँ पॉइंट 2 संख्याओं के बाद लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1237.50। तो 1237.50 यानी कि ऑप्शन बी, यही इसका आंसर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।